हम लोग मॉडर्न इंडिया को कंटिन्यू किए हुए हैं। मॉडर्न इंडिया में इसमें क्या चल रहा है, पंजाब राज्य, यानी मॉडर्न इंडिया में एक चैप्टर है जिसे आप जानते हैं नवीन स्वायत्त राज्यों का उदय। और नवीन स्वायत्त राज्यों का उदय अगर ये कहा जाए कि कहाँ या इसके पढ़ने की वजह क्यों, क्योंकि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर विकसित हुआ, निर्मित हुआ वो स्वतंत्र राज्य जिसे जो कि बहुत छोटा छोटा है, जिसके नेतृत्व करता है शासक बहुत ही अलग अलग या कम समय के रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म उनका नहीं रहा है। अगर उसी में आप देखते हैं किसे, पंजाब राज्य को, इसके पहले अगर हम बात करें तो इसके पहले हमने देखा था बंगाल को, मैसूर को, अवध को और कर्नाटक को। साथ ही साथ हमने अध्ययन किया था कि इनका उन युद्धों का जिनका प्री एग्जाम में बहुत महत्ता है, और पूरा का पूरा ये भी प्रयास किया गया कि प्री और मेंस के जितने क्वेश्चन हैं कवर कर लिए जाएं। इस समय हम कहाँ हैं, पंजाब में है। पंजाब, चूँकि पंजाब राज्य की स्थापना या ये कहा जाए कि सिख राज्य, पंजाब को सिख राज्य को आधुनिक स्वरूप में लाने वाले कौन, महाराजा रणजीत सिंह हैं। जो सिख राज्य था वही कालांतर में किस नाम से जाना जाएगा, पंजाब के। उस सिख राज्य की स्थापना की बात अगर की जाए तो धर्म एक कह सकते हैं कि एक धर्म संस्था, एक धर्म शाखा, एक संप्रदाय से उसकी उत्पत्ति हुई। कैसे, सिखों से। सिख धर्म में 10 गुरु हैं। उन 10 गुरुओं में अगर आप देखते हैं किसे, जो अंतिम गुरु हैं यानी 10वें और अंतिम गुरु कौन, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह से ही आपको मॉडर्न इंडिया में जानना है सिख राज्य के बारे में। उसके पहले की जो भी कहानी है वो आपको मिडाइवल इंडिया में देखना होगा, यानी मध्यकालीन भारत में जा करके वहाँ अध्ययन करना हो 10 गुरुओं का। क्योंकि किसी भी धर्म में अगर गुरुओं की चर्चा की जाए तो यूँ कह सकते हैं कि वो मात्र क्या होते हैं, धर्म सुधारक होते हैं। उस धर्म में या उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए या उस धर्म में आई हुई कुरीतियों बुराइयों का अंत करने के लिए धर्म गुरुओं की आवश्यकता है, जो दीक्षित करते हैं, उस धर्म के बारे में बताते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो इसमें गुरु गोविंद सिंह अंतिम और 10वें गुरु हैं, जिनकी मृत्यु नांदेड़ आंध्र प्रदेश में हुई थी, 2 अफगानों द्वारा हो गई थी। ये कहानी शुरू होती कहाँ, बहादुर शाह प्रथम यानी कौन, औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा बेटा मुअज्जम, जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह प्रथम को सलाह दिया जाता है उसके वजीर के द्वारा। वजीर की बात अगर किया जाए तो जकारिया खां वहाँ पर है। ये कहा जाता है कि अगर आपको शासन करना, चूँकि जो बहादुर शाह प्रथम था उसकी आयु 63 वर्ष के आसपास थी जब वह बादशाह बना। ये चर्चा उनकी चल रही है जो कि उत्तरवर्ती मुगल काल का समय है। उत्तरवर्ती मुगल काल वास्तव में कहाँ, अगर आप देखते जहाँ औरंगजेब की मृत्यु हुई वहीं शुरुआत होगी। तो बहादुर शाह प्रथम जब बादशाह बना, उसकी अपनी वजीर की सलाह पर उसने राजपूतों को प्रसन्न किया और किसी पहले राजपूतों को प्रसन्न किया। उसके बाद खुश किया किसे, मराठों को। यानी आप इस स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे हो तो उसमें इस कहानी को आप बेशक कुछ बातों सब पा सकते हैं, कुछ बातें वहाँ नहीं मिलेंगी। वहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं, उस कहानी को लिंक करते हैं। स्पेक्ट्रम में सारी बातें लिखी गई हैं लेकिन अलग अलग हैं। अगर आप लिंक कर ले जाइए तो आसानी से समझ सकते हो। जब इसे छोड़ा गया था मराठों यानी कि तारा बाई का जब विद्रोह और संघर्ष चल रहा था, यानी ये कहा जाए कि जब भी बहादुर शाह प्रथम की कहीं ना कहीं चालाकी रही, उसने कौन, राजा अजीत सिंह और जय सिंह, कई नाम ऐसे हैं राजपूतों में जिनको खुश करने के लिए उसने उन्हें कहीं का सूबेदार बनाया, कहीं कुछ बना दिया, कुछ राज्य को कुछ हिस्सा कर वसूलने के लिए भी दे दिया। वैसे मराठों अगर आप देखें तो किसे, साहू जी थे, है ना, शिवाजी के पौत्र हैं, तो उनको आज़ाद कर दिया था कि जाओ संघर्ष कर लो। और उस आज़ाद इसलिए किया था कि जाएंगे लड़ेंगे मराठे वैसे ख़त्म हो जाए। फिर भी अपनी तरफ से वो ये प्रयास किया था कि लोग मेरे खुश रहें और मुझे शासन करना आसान हो। उसी क्रम में वह किससे मिला, गुरु गोविंद सिंह से। गुरु गोविंद सिंह उस समय कहाँ थे, पंजाब में ही थे। जब मिला तो उसने कहा कि आप चलिए कहाँ तक, मेरे साथ दक्षिण भारत। और गुरु गोविंद सिंह, चूँकि गुरु गोविंद सिंह पंजाब इसलिए चले गए थे, उनके पिता कौन, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई गई थी। इस बात को आप जानते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक होंगे, मिडाइवल इंडिया में समझ जाएंगे किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा ही करवाई गई थी। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद 8 वर्ष का एक कौन, गुरु गोविंद सिंह, जिनको सैनिक शिक्षा, धर्म शिक्षा
सब दी गई, सैद्धांतिक शिक्षा सब दिया गया। कई 8 वर्ष की उम्र में ये कहा जाए कि उन्हें सभी दीक्षित कर दिया गया और वो क्या एक राजा जैसा व्यवहार करते थे, यानी अपना दरबार लगाते थे। किसी की मुगलों के विरुद्ध लड़ने के जो बीड़ा उनके पिता ने उठाया था गुरु तेग बहादुर ने, वही कौन कर रहा था? गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी अपना स्थान कहाँ बना के रखे थे? कुंभलगढ़, यानी कहाँ है वो? शिवालिक की तराई में पंजाब में अवस्थित एक किला है जहाँ पे वास करते थे। ये बहादुर शाह प्रथम के कहने से उसके साथ चले आए। कहाँ चले आए? दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश के नांदेड़ में सुबह सुबह घूम रहे थे, यानी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी जो अफगानों के द्वारा कर दी गई थी। इस कहानी की उसमें बताई जा रही है क्योंकि सिख राज्य को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक आपको होना पड़ेगा। बहुत सारी बातें मैं छोड़ भी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप लिंक कर सके इसलिए कुछ बातें बता दी जा रही हैं। अब उनकी हत्या हो गई, लेकिन हत्या के पहले उनकी मुलाकात किससे हो चुकी थी? लक्ष्मण देव से। लक्ष्मण देव कौन है? बंदा बहादुर, जिसे आप इतिहास के नाम जानते हैं, बंदा बहादुर के नाम जानते हैं। लक्ष्मण देव की मुलाकात हुई और गुरु गोविंद सिंह ने इस बात को बताया था किससे? लक्ष्मण देव से, यानी उसने गुरु गोविंद सिंह की बंदगी को स्वीकार कर लिया तो उसने कहा गया था, उसका नाम ही पड़ गया बंदा बहादुर। अगर देखा जाए लक्ष्मण देव, मैंने इसलिए कहा कि बचपन का नाम है, उसके और भी सारे नाम हैं, क्या है ना? माधवदास बैरागी भी उसका नाम है, बंदा बैरागी भी नाम है और गुरु बख्श सिंह नाम है। गुरु बख्श सिंह नाम दिया था किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब सिख में कोई नहीं रहेगा, चूंकि उत्तराधिकारी कोई नियुक्त हुआ नहीं था, तो अगर सिख धर्म गुरु कोई नहीं है तो उनके गुरु गोविंद सिंह के बाद जो भी सिख धर्म को नेतृत्व प्रदान करेगा वो बंदा ही होगा, यानी गुरु नहीं होगा, गुरु की परंपरा समाप्त होगी गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद। अब बंदा बहादुर के हाथों जिम्मेदारी थी, जो बीड़ा उठाया था गुरु गोविंद सिंह ने, वही बीड़ा उठा लिया बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर ने संघर्ष किया मुगलों के साथ। उस संघर्ष में 1710 में सरहिंद की विजय किया। सरहिंद कहाँ है? पंजाब में है। वहाँ अपना खुद का बाज बहादुर को, विनोद सिंह, काहन सिंह, बहुत सारे नाम हैं जिन लोगों को उसने पदों पर नियुक्त किया शासन करने के लिए। कहाँ? पंजाब में। अब बंदा बहादुर बहुत ही सक्रिय था, कुंभलगढ़ में सच्चा बादशाह, सच्चा सम्राट की तरह सेवा प्रदान करता था सिखों को। सिखों की रक्षा करने के लिए ये कहा जाए कि उसने एक बहुत बड़े सैन्य सेवा या कह सकते हैं सैनिक को गठन कर लिया। गठन इसलिए कर लिया क्योंकि, या भर्ती कर लिया सेना में, तैयार किया किसके लिए? लड़ने के लिए, कि मुगलों को भारत से भगा देना। क्योंकि ख्वाब कौन देखा था? गुरु गोविंद सिंह ने देखा था। अब क्या हुआ कि इसी बीच में शासकों क्रम बदल रहा है। बहादुर शाह प्रथम नहीं रहा, अब शासक कौन बन रहा? जहांदार शाह। जहांदार शाह ने प्रयास किया किसे मारने का? बंदा बहादुर को, नहीं मार पाया। जहांदार शाह के बाद उस उत्तरवर्ती मुगल काल शासकों में शासक बना फर्रुखसिंह, जिसका समय 1713 से लेकर 1719 तक का है। 1713-1719 तक के उस शासक ने प्रयास किया किसे मारने का? बंदा बहादुर को। और बड़ी चालाकी से, चूंकि उसके सलाह या कह सकते हैं उसके सलाहकार सैयद बंधु थे, किसके? फर्रुखसिंह के। उनकी सलाह के अनुसार उसने हत्या करवा दिया, बंदा बहादुर को मार दिया गया। बंदा बहादुर वही जिसके कलेजे को निकाल के अलग कर दिया गया था। इतिहास में एक ऐसी घटना जिसमें धर्म को बदलने के लिए दबाव बनाया गया था। इस कहानी को जब सुनाया जाता है तो धार्मिक रूप से उन्माद फैलता है, इसीलिए लोग इस कहानी को सुनाने से भागते हैं। इस कहानी को कभी के राजनेता जब इस्तेमाल करता है तो चुनाव में इस्तेमाल करके सत्ता को पलट देता है। यानी अगर ये कहानी भी सुनाई जाए बहुत अच्छे से, मैं आपको सुनाऊं, तो आपको घृणा होगी एक विशेष धर्म से, आपको नफरत होनी शुरू हो जाएगी। और यही एक जो नफरत होगी वो एक हथियार होगा किसके लिए? राजनीतिक जो पार्टियां अपना हथियार के रूप में आधुनिक तौर पर इस समय जो आधुनिक दौर है यहाँ इस्तेमाल कर रही हैं। यानी बंदा बहादुर से यही कहा गया था कि क्या स्वीकार करोगे? धर्म को बदलना है। इनसे भी धर्म की बात की गई। जो काम किससे किया गया था? गुरु तेग बहादुर से, वही काम इनसे करवाया गया। क्या कहा गया कि धर्म को बदल रहे हो, इस्लाम को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा जीवन होगा, तुम्हारे बच्चे का जीवन हो। लेकिन बंदा बहादुर ने मना कर दिया तो उसके एक छोटे से बच्चे, 6-7 साल के बच्चे का कलेजा यानी हार्ट निकाल कर रख दिया गया और इसी गर्दन को अलग कर दिया गया। लेकिन इसमें धर्म को स्वीकार नहीं किया, इस्लाम को। ये शब्द अगर यूज किया जाता है तो जो उस धर्म से संबंधित हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्हें लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक जो विचारधारा है गलत है, उन्माद फैलाने के लिए शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जबकि हम जो आपको बता रहे हैं ऐतिहासिक है, जिसकी ऐतिहासिकता भी सिद्ध है, धर्म के अनुसार भी सिद्ध है। अच्छी पुस्तकों, एथेंटिक बुक्स का स्टडी करते हैं तो उनके द्वारा भी सारी बातें सिद्ध हैं। ऐसा नहीं कि बस एक बनावटी कहानी है या किसी फेसबुक और व्हाट्सएप की पाठशाला है जहाँ से स्टडी करके चीज़ों को ला के परोस दिया जाएगा। एथेंटिक बुक्स चाहे LP शर्मा को पढ़िए, चाहे किसी को पढ़िए,
या आप सतीश चंद्रा के बारे में चर्चा करते हैं, या बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो उसी धर्म से संबंधित, उन्होंने भी इस बात को लिखने में कोई गुरेज नहीं किया है। जो सच था बंदा बहादुर के बारे में वो ही लिखा गया है। तो बंदा बहादुर 1716 में उसकी हत्या कर दी जाएगी। किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा। मैंने इस बात को इसलिए कहा कि ये जब इस्लाम की बात आती है तो अगर हिंदू धर्म के सामने इस्लाम होता है यानी मुसलमान होते हैं, तो वहाँ एक अलग भाव लोगों के अंदर आ जाता है। जो अलग भाव आता है उस अलग भाव को पैदा करवाने में कहीं ना कहीं हमारे परिवार की भूमिका है और देश की राजनीतिक संरचना, राजनीतिक व्यवस्था की है। दोनों की बात अगर किया जाए तो दोनों की ऐसी स्थिति है, हमें किसी एक धर्म विशेष के प्रति घृणा का होना, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हमारे जेहन में बचपन में या कभी न कभी हमारे जाने अनजाने में हमारे अंदर भर दिया गया है। जबकि सच्चाई ये होती है कि कोई धर्म बुरा नहीं है। दुनिया के जितने भी धर्म हैं सबकी उत्पत्ति किससे हुई? हमारे धर्म यानी सनातन धर्म से हुई है। जब सनातन धर्म से उत्पत्ति सारे धर्मों की हुई है, अगर उन धर्मों में दोष है तो जाहिर सी बात है कि सनातन धर्म में ही दोष रहा होगा, तभी दोष उसमें होगा। लोग कहते हैं कि ये बातें कही जाती है कि पिता और पुत्र का कोई संबंध नहीं है, लेकिन पिता पुत्र का डीएनए सेम है। अगर डीएनए सेम है तो जाहिर सी बात है विचारधारा तो मैच करेगी। तो अगर सनातन धर्म में दोष नहीं है और एक विशेष धर्म में दोष है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, अगर इस्लाम धर्म में दोष है तो सनातन धर्म में दोष होगा। इसलिए दोष होगा क्योंकि वास्तव में इस्लाम या दुनिया में जितने धर्म हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई? सनातन धर्म से ही हुई है। तो ये बात अगर चर्चा किया जाए तो जितना बताया जाए उतना ही कम है। लेकिन हमारे यहाँ संघर्ष धर्म को लेकर के ही है। चाहे वह 1716 की कहानी में सुना रहा हूँ बंदा बहादुर की और मुगलों की, या मैं सुनाऊँ आपसे किस बात को लेकर के वर्तमान में, यानी हम 2024 में हैं। भारत जैसे देश में जो मुद्दा कब चल रहा था 1716 में, आज भी चल रहा है। यानी औरंगजेब के समय से कट्टरता अपनी चरम सीमा पर आई थी, जिसे कहाँ देख सकते हैं 2024 में ऐसा है कि स्वार्थपरता का संबंध है। सब लोग एक साथ रह रहे हैं, किसके साथ एक साथ रहते भी हैं और घृणा भी करते हैं। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि वक्त आता है तो भाई भाई हो जाते हैं, वक्त निकल जाता है तो कहते हैं तुम कसाई हो और हम देवता हैं, ऐसी बात कही जाती है। यानी राक्षस और देव की बात, असुर और सुर की बात कर ली जाती है। ये सारी बातें अगर समझ के थोड़ा सा आप सोचिए तो ये कि इन धर्मों के पहले कुछ और है। इन धर्मों के पहले इंसान की बात है। इंसान आप बनने से पहले वास्तव में हैं क्या? आप अगर थोड़ा सा किसी धर्म को मानते हैं तो आपकी उत्पत्ति के कारण को जानिए। उत्पत्ति के कारण को जानोगे तो हमारी बातें समझ जाएंगी, अच्छे से आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप ना किसी जात से संबद्ध हैं और ना किसी धर्म से संबद्ध हैं। क्योंकि कहीं से किसी के ऊपर कुछ ऐसा टैग लगा नहीं है। जैसे किसी मॉल में जाते हैं तो टैग मिलता है कि हाँ इसकी कीमत इतनी है और ये कलर ये है, ये साइज़ ये है, ये टैग कर दिया जाता है। लेकिन क्या इस्लाम के लिए या जितने भी धर्म दुनिया में हैं, या हिंदू धर्म के लिए, या हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था चारों हैं, जातियाँ हैं, क्या उनके लिए कोई टैग किया गया है? क्या बताया गया कि 32 नंबर है, ये 36 नंबर है, ये 28 नंबर है? क्या ऐसा बताया गया? एक मॉल में जाते हैं तो साइज़ आपको 42, 44, एल साइज, एक्सएल, डबल एक्सएल, मीडियम, है ना, शॉर्ट, मीडियम, आजकल बहुत सारे ऐसे साइज़ भी नए नए आ चुके हैं मार्केट में। क्योंकि जैसे हमारी विचारधारा कुपोषित है, ऐसे लोग भी कुपोषित हैं। इसलिए जो मॉल जितने भी आप कुछ ऐसा वस्त्र लेने जाते हैं जहाँ पर भी, जहाँ रेडीमेड सारा सिस्टम है, तो वहाँ पे कुपोषण को भी ध्यान में रखा गया इस समय। तो आप सोचिए कि क्या आपको टैग किया गया था कि आप इस वर्ण व्यवस्था संबंधित हैं, इस जात संबंधित? अगर टैग किया गया होता तो ठीक है, टैग नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है आप नर हैं या मादा हैं, दो में से तीसरे नहीं हो सकते हैं। तीसरे हैं तो आप समाज की में नृत्य के लिए हैं, यानी कि आप किन्नर हैं, यानी ट्रांसजेंडर हैं। तीसरा वही होता है, बाकी तो सबके सब क्या हैं। अगर ये कहा जाए कि मानव जाति में दो ही जातियाँ होंगी, एक नर होगा एक मादा होगा और कुछ नहीं होगा। तो इन सारी बातों को समझिए। तो जो संघर्ष बंदा बहादुर या कह सकते हैं सिखों के साथ हुआ, किसका? इस्लाम का। इस संघर्ष को होना नहीं चाहिए था। उन लोगों ने इस बात को समझा नहीं और संघर्ष करना पड़ा। किसे? सिख धर्म की सिख राज्य की स्थापना करने के लिए किसे संघर्ष करना पड़ा? जितने भी धर्म गुरु हुए सबको संघर्ष करना। अगर गुरु नानक देव की बात किया जाए वहीं से तो शुरू होती है असली कहानी। या भारत में ही हिंद सनातन धर्म में फैली हुई बुराइयों को अंत करने के लिए जैसे लोगों को सामने आना पड़ा, वैसे वहाँ पर भी। लेकिन क्या है कि सिख राज्य को व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास यानी खालसा की स्थापना करने वाले कौन हैं? गुरु गोविंद सिंह जी हैं। क्योंकि अब हम ये कहानी जो आपको सुना रहे थे, थोड़ी सी ये विचारधारा है जिसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि संघर्ष के पीछे का कारण क्या छिपा है। अगर ये कहा जाए सिर्फ सीधे मेंस को पढ़ लें और ऑब्जेक्टिव चीज़ों को पढ़ लें, ठीक है, लेकिन आप इस बात को बखूबी समझिएगा।
अगर आपसे एक इंटरव्यू में आप जाइए, आपसे सवाल कर दिया जाए कि एक विशेष धर्म के साथ सनातन धर्म का संघर्ष का क्या कारण है, तो ये सीधी सी लाइन है, संघर्ष है किसका? स्वार्थ का संघर्ष है। ना यहाँ की विचारधारा है, विचारधारा होती है तो विचारधारा को तुष्ट किया जाता है, परिपुष्ट किया जा सकता है, लेकिन जब स्वार्थ की विचारधारा हो तो उसकी परिपुष्टि करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पीछे राजनीति होती है, साजिश होती है, षड्यंत्र होता है, जैसे कि बहुत सारे युद्ध हमारे इतिहास में हो चुके हैं। तो अगर ये इस पे आपसे सवाल कर लिया जाए तो आप कैसे सेटिस्फाइड करेंगे उस इंटरव्यू बोर्ड को? उसे सेटिस्फाइड कैसे करना, उसीलिए मैं आपसे चर्चा कर दिया हूँ। ये आप ये समझिएगा कि जो धर्म, एक विशेष धर्म के बारे में कुछ कहना या सुनना या कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा सकता? क्योंकि अगर हम कहते हैं तो उसे तर्क नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो हमें बताना होगा कि इतिहास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से आज भी वही चीज़ें हैं और सारा का सारा किसी एक विशेष का स्वार्थ था। औरंगजेब का अपना स्वार्थ था, फर्रुख शेर का अपना स्वार्थ था, किसने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी 1716 में। ये स्वार्थ किसी भी पूरे धर्म का नहीं है। वो स्वार्थ किसका था? वो स्वार्थ था एक विशेष व्यक्ति का। किसी फर्रुख शेर को लगता था कि अगर मैं शासन मुझे करना है, शायद बंदों को लगा था अगर बंदा बहादुर की हत्या नहीं की जाएगी तो शासन नहीं कर सकते हो। कहाँ? पंजाब पर। ये बात कौन जानता था? शहीद बंधु जानते थे, फर्रुख शेर जानता था। अगर सत्ता की बात नहीं होती, शासन की बात नहीं होती, एक कुर्सी होती है जिसे जब गद्दी नसीब होता है व्यक्ति गद्दी से उतरना नहीं चाहता है। जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में राजनेता हैं, वो 5 साल के चुनाव के लिए माँ बहन एक कर देते हैं, हर किसी कर देते हैं, अभी कर भी रहे हैं, कुछ छोड़ते नहीं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि उनका भी जन्म किसी माँ के गर्भ से हुआ होगा और कोई पिता रहा होगा। यहाँ आप देखते हैं चुनाव के समय टाइम में अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप समझेंगे कि व्यक्तिगत चीज़ों पर अटैक किया जाता है। किसी के पिता को पिता नहीं समझा जाता, किसी माँ को माँ नहीं समझा जाता, किसी की बेटी हो चाहे बहन हो, जो भी मौका मिलेगा अपना पराठा गर्म कर लेते हैं, सेंक लेते हैं मतलब। तो ये राजनीतिक स्वार्थ जैसे वर्तमान में है कि धर्म का सहारा लेकर के हम गद्दी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये कहानी वहीं से शुरू है, यानी आज की नहीं है। ये कहानी कई हजार साल पहले की है, कई हजार साल पहले की। सिंहासन लेने के चंद्रगुप्त मौर्य ने विष पान करवा दिया था किसी घनानंद को। तो ये कहानी मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि इसके लिए है। अगर इस पर बहुत ज़्यादा बसा, इसको कभी इसको अपनी विचारधारा से जोड़ना नहीं चाहिए। इन सारी चीज़ों को क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? क्योंकि ये मात्र सीखने के लिए इतिहास को पढ़ा जाता है, अनुभव के लिए कि मेरे द्वारा कोई गलती ना हो। इतिहास में ऐसी घटनाएं घटी हैं, जो घटनाएं घटी हैं अगर हम वैसा व्यवहार करेंगे तो ऐसी घटना दोबारा घट सकती है। उसको रोकने के लिए हमारे अंदर एक कह सकते हैं एक्सपीरियंस होल्डर हम बन जाए किसी समस्या का समाधान करने के लिए। तो इतिहास का अध्ययन इसीलिए करना चाहिए और इसको लेकर के कुरेदना नहीं चाहिए कि आप बाबर का जवाब दीजिए कि बाबर ने भारत पे आक्रमण करके मुगल साम्राज्य की स्थापना क्यों की। इसका जवाब कोई भी मुसलमान नहीं दे सकता हिंदुस्तान में। हाँ, अगर ये सवाल आप करते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान की मांग की क्यों, तो उसका जवाब दे सकते हैं लोग। लेकिन अगर कहिए बाबर ने आक्रमण, क्योंकि बाबर की कहानी बहुत पुरानी है। औरंगजेब ने धार्मिक रूप से कट्टरता किया, लोगों को, राजपूतों को, सभी क्षत्रियों का बनाना प्रयास किया, इस्लाम धर्म में ले जाकर जबरदस्ती ढकेल दिया। तो आप कहेंगे कि औरंगजेब ऐसा क्यों कर रहा था? तो ऐसा मत कहिए, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो औरंगजेब की विचारधारा उस समय की थी, उस समय थी, आज की नहीं है। औरंगजेब ने जो किया था उसकी सजा सभी उस धर्म को मानने वाले लोगों को नहीं दी जा सकती है, क्योंकि मुट्ठी भर लोग ही अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की साजिशें और षड्यंत्र रचते हैं। अगर ये कहा जाए कि पूरा का पूरा एक विशेष, जब सिराज पलासी में लड़ रहा था तो आप थोड़ा सा सोचिएगा कि सिराज पलासी में संघर्ष जब कर रहा था तो उस संघर्ष में उसके साथी हिंदू मुसलमान दोनों थे, लेकिन धोखा किसने दे दिया था? जो उसी से संबंधित थे। यानी ये नहीं कह सकते। अगर आप कहते हैं कि उन्हें बड़ी एकता रही उस धर्म में, उसी धर्म के लोग धोखा दे दिए। जैसे कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म में अगर देखा जाए तो बड़ व्यवस्था में एक दूसरे पसंद नहीं करना चाहता है। यानी जो 4 वर्ण हैं जिसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में बता दिया गया कि अब बात होती कि जो 4 वर्ण की बात की गई, थोड़ा सा आपको सोचना होगा, क्योंकि ये संघर्ष है धर्म का। और रणजीत सिंह के स्थापित होने की बात जो है, इसके पहले बंदा बहादुर की हत्या है। अगर बंदा बहादुर की हत्या ना की गई होती तो शायद आधुनिक पंजाब का निर्माण नहीं होता। ये बात बहुत अच्छे समझिएगा। इसीलिए मैं बीच की कहानी को आपको अच्छे बता रहा हूँ, इसे आप बखूबी समझिएगा। हिंदुस्तान की दशा है, उसकी व्यथा है। हिंदुस्तान अपनी आंखों से देखता रहा है इतिहास की उन घटनाओं को जहाँ साजिशें षड्यंत्र हैं। सिराज के साथ धोखा देने वाले मीर जाफर उसी धर्म से संबंधित हैं, और उसके पास सेनापति जो उसके बाद बनाए गए हिंदू थे, उन्हें धोखा नहीं दिया, लेकिन वीरगति को प्राप्त। अगर ऐसा होता, सिराज के अंदर कोई विचारधारा दूषित होती, तो क्या वो अपने सेनापतियों मीर जाफर को हटाने के बाद किसी हिंदू को अपने सेना में रखता? क्या उच्च पदों पर रखता? क्या नहीं रखता। यानी रखने का मतलब ये था कि उनके अंदर कोई भेदभाव उस समय नहीं रहा है। अब इसका कोई सवाल जवाब आप नहीं कर सकते, सिराज ने ऐसा क्यों किया, हिंदुओं क्यों रखा,
क्या उसे भरोसा था? या आप कह नहीं सकते कि औरंगजेब ने क्यों लोगों को इस्लामीकरण करवाया? अगर किसी मुसलमान से पूछोगे तो औरंगजेब के बारे में जानता ही नहीं है, तो बताएगा क्या? वो कुछ भी बता नहीं सकता है। सीधा सीधा मतलब ये है कि ये राजनीतिक संघर्ष है, साजिश है, सिर्फ किस लिए? अपने आप को स्थापित रखने के लिए। और मैंने अभी कहा आपसे कि उस वर्ण व्यवस्था में जिस आदि पुरुष के शरीर को 4 भागों में बांटा गया है, अगर आप उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस वर्ण व्यवस्था से निकल के इस्लाम भी आया है। क्योंकि सनातन धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, 4 वर्ण हैं, कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर शीर्ष उस आदि पुरुष का, यानी कह सकते हैं उसका मस्तक कौन है? ब्राह्मण है, और उसकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, उसका उदर वैश्य है, और उसके चरण शूद्र हैं। इस बात को अगर आप समझते हैं तो फिर चारों वर्ण की उत्पत्ति क्या अलग अलग हुई? या तो आदि पुरुष के उस सिद्धांत को नकार दीजिए, या तो उस आदि पुरुष जिसे हम क्या मानते हैं? श्री हरि विष्णु मानते हैं। हिंदू धर्म कहता है कि वो हमारे कौन है? श्री हरि विष्णु, जिनके उन पूरे की पूरी काया से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। और ऋग्वेद कहता है एक आदि पुरुष की भुजाएं, उसका मस्तक, उसके उदर, उसके चरण, ये 4 वर्ण हैं। तो जब इन चारों की उत्पत्ति एक ही शरीर से हुई है तो अलग कहाँ हुई? तो कहाँ भेदभाव होना चाहिए? तो टैग आपके ऊपर कोई नहीं लगा हुआ है। यानी एक मॉल नहीं कि जाके कपड़ा देखोगे और जिस साइज को ढूंढोगे वो पा जाओगे, तो कहीं भी आपके ऊपर कोई मुहर नहीं, तो इसलिए इस बात पर विवाद नहीं होना चाहिए। हम पढ़ते हैं क्या? जब हम पढ़ते हैं इतिहास को, सिर्फ उनकी गलतियों को और उनकी घृणा को, उनके उद्देश्य को, उनकी करुणा को, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव बातें, उसी का अध्ययन करते हैं। अब हुआ क्या कि फर्रुखसियर को डर था किस बात का? कि मुझे अगर बंदा बहादुर रहेगा तो बार बार प्रतिरोध झेलना पड़ेगा। ये जहांदार शाह भी कोशिश कर चुका था, क्योंकि जहांदार जब समय आया 1712 1713 1712 और 13 एक साल जहांदार शाह शासक रहा, जो कि कौन था? जो कि बहादुर शाह प्रथम का, यानी मुअज्जम का बेटा था। उसके 4 बेटे थे, उसमें सबसे बड़ा बेटा जहांदार शाह ही था। वो शासक बना, उसे भी डर था कि अगर मुझे सबको तो तुष्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिखों को तुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, यानी सिख संतुष्ट नहीं है, तो डरता था कि इसके विद्रोह का, इनके उस संघर्ष का सामना मैं नहीं कर पाऊंगा। इसी डर से कौन? फर्रुखसियर के पहले जहांदार शाह ने बंदा बहादुर को मारने का कई बार प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। फर्रुखसियर सफल हुआ, बंदा बहादुर की मृत्यु हुई। अब समस्या ये उठ गई कि सिख धर्म के उत्तराधिकारी नहीं, नेतृत्व करता नहीं है। बंदा बहादुर भी सिख धर्म का उत्तराधिकारी नहीं, मात्र नेतृत्व करता है। इसे इसका नाम लक्ष्मणदेव से बंदा बहादुर पड़ गया था। और गुरु बख्श नाम किसने दे दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अब बंदा बहादुर नहीं रहा, 1716 में इसकी डेथ हो गई। अब उस सिख राज्य को या सिख साम्राज्य को कह सकते हैं संभालने वाला, जो कि एक साम्राज्य स्वरूप में आना चाह रहा था, संभालने में कोई नहीं था। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि जहाँ 5 सिख इकट्ठा होंगे चर्चा करेंगे खालसा की, वो क्या कहलाएगा? वो हमारे उत्तराधिकारी कहलाएंगे। 5 क्या होंगे? मेरे उत्तराधिकारी होंगे। ये बात कौन कह चुका था? गुरु गोविंद सिंह ने पहले कही गई थी। अब चूंकि खालसा पर चर्चा करने के लिए बंदा बहादुर के जाने के बाद आ रहा है कौन? कपूर सिंह। एक नाम है, क्या नाम है? कपूर सिंह। कपूर सिंह ने जिम्मेदारी संभाली किसकी? एक बात बीच में और समझना है कि जब बंदा बहादुर नहीं रहे तो ये जो सिख राज्य है या सिख धर्म है, इसका विभाजन शुरू हो गया था। कैसा विभाजन शुरू हुआ? जो खालसा को मानने वाले थे वो अलग हो गए, और जो बंदा बहादुर को मानने वाले थे अलग हो गए। यानी ये कहा जाए कि बंदा बहादुर के जो अनुयायी थे वो अलग अपना संप्रदाय बनाने लगे, और जो खालसा को मानने वाले थे, जो खालसा के कट्टरपंथी थे, वो अलग बनाने लगे। यानी ये कह सकते हैं कि उसी बीच से एक शरबत खालसा के भी जन्म होगा। यानी वो सिख राज्य 3 संप्रदाय में बंटने जा रहा है। शरबत खालसा का मतलब ये था कि गुरु माताओं को मानने वाले जो अनुयायी थे वो कौन आ गए? उनके लिए शरबत खालसा आया। तो ये चल ही रहा था कि उसी बीच में कपूर चंद, यानी कह सकते हैं कपूर चंद, जो कि सिख थे, उन्होंने सिख राज्य को स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने इसको स्थापित करने के लिए या टूट रहे सिख राज्य को या सिख धर्म को संभालने के लिए 1748 में दल खालसा की स्थापना की। कब किया था आपको पता है? 1748 में। कन्फर्म आप लोग कि नहीं? हाँ शायद। और जब कपूर सिंह की मृत्यु हो गई
तो कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया के कंधों पर जिम्मेदारी है सिख राज की, यानी सिख धर्म की जिम्मेदारी है। जस्सा सिंह अहलूवालिया को लगा क्योंकि अब सिख राज जो था शासन करना थोड़ा सा कठिन है और अलग अलग मत को मानने वाले अनुयायी हैं, तो उनको लगा क्यों ना मैं इसे क्या कर दूं। उन्होंने 17 मिसलों में विभाजित कर दिया। किसे? यानी जस्सा सिंह अहलूवालिया के समय में ही वह सिख राज कितने 12 मिसलों में विभाजित हो गया। और जिस दल खालसा की स्थापना 1748 में की गई थी कपूर चंद के द्वारा, उसी को ध्यान रखते हुए ही किया गया था। ऐसा नहीं कि दल खालसा को स्वीकार कर दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब कनिंघम ने इस मिसल को कहा कि इसका मतलब होता है समान, एक जैसा या एक जैसा। यानी मिसल की अगर बात किया जाए तो कि मिसल क्या होता है, तो मिसल का तात्पर्य होता है क्या, समान होता है, और या तो क्या होता है, एक जैसा होता है। क्या होता है, या तो समान या तो एक जैसा, ऐसा आप कह सकते हैं। यानी 12 मिसल को आप सूबा कह सकते हैं, प्रांत भी कह सकते हैं। यानी मिसल को अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक प्रांत ही तो है मिसल। उन्होंने विभाजित करना शुरू कर दिया। किसने? जस्सा सिंह अहलूवालिया के समय में। इसी एक थोड़ी सी बात राखी प्रथा की भी है, इसके बाद मैं चर्चा पहले कर चुका हूँ, हमारे पिछले लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं उसे। तो एक समान को एक अंतर होता था कि जो 12 मिसल थे, इन 12 मिसल का क्या होता था, अपना झंडा है, अपना निशान है ना, ये होता था। और एक इनके लिए समितियाँ बनाई जाती थी, उन्हें कमेटी बना के रखते थे। ये कह सकते थे अलग अलग झंडा है, अलग अलग निशान है। जैसे कि हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टियाँ हैं, किसी का लाल पीला है तो किसी केसरिया हरा है, और किसी का पूरी तरह सफ़ेद है तो किसी का पूरी तरह हरा है 5 सितारों के साथ, और किसी का पूरी तरह पीला है। मतलब हम देखें अगर तो हमारे देश में राजनीतिक जो इसमें पार्टियाँ हैं, उनके झंडे निशान जैसे अलग अलग है, चुनाव चिन्ह उनके अलग है। यानी झंडे कलर अलग है और निशान है, चुनाव चिन्ह। किसी की छड़ी है, किसी की साइकिल है, किसी का कमल है तो किसी का चारपाई भी हो सकता है, जो भी हो, किसी का झाड़ू है, हाँ, किसी का टेम्पू भी हो सकता है। जिसका भी मतलब अगर आप कहें कि जो निशान, यानी जैसे राजनीतिक पार्टी वैसे कह सकते हैं आप। तो झंडा, निशान और समिति बना करके लोग काम कर रहे थे। 1763 की बात आ गई। 1700 ये कहानी चल रही 1763 की। ये भारत के उस हिस्से में, उत्तर भारत पंजाब में चल रही है। यानी 1763 से लेकर के 1773, 1763 से 1773 के बीच आप अगर थोड़ा सा इसे कोरिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये कहानी उस समय चल रही है कहाँ, पंजाब में। या ये जस्सा सिंह अहलूवालिया उस सिख राज्य को 12 मिसलों में स्थापित करने जा रहे हैं कब, 1763 से लेकर के 1773। ये कहानी है बंगाल के प्लासी के बाद, यानी बक्सर के ठीक पहले से लेकर के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आने तक की बीच की कहानी है। यानी आप थोड़ा सा, आपको अगर सन याद हो तो आप ऐसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं। यानी जरूर कहीं ना कहीं अंग्रेज भारत में हैं। कहाँ हैं? अंग्रेज भारत में हैं। भारत में अंग्रेज हैं, अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक समय ऐसा आने वाला है कि जिसमें कोई ऐसा आएगा जो धर्म के अलावा जो राज्य का निर्माण करना चाहेगा, उसे संघर्ष करना होगा। किससे? अंग्रेजों से। अब हुआ क्या कि जस्सा सिंह अहलूवालिया ने क्या किया, 12 मिसल बांटा। सुकरचकिया और भंगी, शहीद, रामगढ़िया, करोड़ सिंहिया और नकई, फजुलपुरिया, कन्हैया, निशान वालिया, उल्ले वालिया, अहलूवालिया, बहुत सारे मिसल बनते चले गए। फुलकिया मिसल, इसका लेक्चर पहले हो चुका है, शॉर्ट में आप देख सकते हैं उसे। तो ये बता दिया गया कि ये मिसल कहाँ था, नेतृत्वकर्ता कौन है, किसने स्थापित किया, उसमें नेता कौन है, सारी बातें इसके पिछले लेक्चर में आपको दिया जा चुका है, बताया जाए, बहुत अच्छे तरीके बताया गया है। अब ये क्या हुआ कि बढ़ता चला गया। उसी 12 मिसलों में एक मिसल है, 12 मिसलों में एक मिसल है सुकरचकिया, जिसे कहा जाता सुकरचकिया है। लिखा तो जाता है क्या, सुकरचकिया, इजली लोग इसे लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में सुकरचकिया है। सुकरचकिया एक गांव है, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। इस सुकरचकिया जो मिसल है, सुकरचकिया मिसल को स्थापित किया था चड़त सिंह ने। किसने किया था? चड़त सिंह। और चड़त सिंह के बेटे हैं, उनका नाम है महासिंह। क्या नाम है? महासिंह।
महासिंह हैं और महासिंह के बेटे हैं रणजीत सिंह। अब आप समझ गए होंगे ये कहानी सुनाने के पीछे का क्या कारण है। यानी कि पंजाब उस सिख राज्य को अगर मैं ये कहूँ आपसे पुनर्गठित करने वाले पंजाब के रूप में कौन है तो रणजीत सिंह है। यानी आधुनिक नींव पड़ने जा रही है उस सिख राज्य में पंजाब, यानी कह सकते हैं जिसे आप वर्तमान के नाम से जानते हैं, जो कि ये कहा जाए कि ये 5 नदियों का क्षेत्र है, इसीलिए इसका नाम है पंजाब। यानी पंजाब आब मीन्स क्या होता है पानी है, यानी कि यहाँ दोआब भी, एक दोआब यहाँ स्थित है, उसको आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ एक दोआब है, उसका नाम है बिष्ट दोआब है ना। तो चरस सिंह उस शुक्रचकिया मिसल से की स्थापना चरस सिंह ने किया था। चरस सिंह के बेटे महासिंह हैं और महासिंह कहाँ थे? गुजरावाला में थे। कहाँ थे? गुजरावाला। गुजरावाला पंजाब का अभी भी क्षेत्र है। उसी गुजरावाला में इसका जन्म हुआ था, रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। रणजीत सिंह के अगर हम जन्म की बात की, कहानी अब कहाँ चुकी है, रणजीत सिंह के ऊपर आ गई है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे सब कुछ समझ जाएंगे। रणजीत सिंह का जन्म की अगर बात किया जाए तो 13 नवंबर 1780 को हुआ था। कहाँ हुआ? 13 नवंबर 1780 को कहाँ हुआ था? गुजरावाला क्षेत्र में हुआ, यानी आप गुजरावाला गांव भी कह सकते हैं। वहीं पे उनका जन्म हुआ, लेकिन क्या हुआ कि लंबा समय नहीं रहा। 1780 में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता जो महासिंह थे, महासिंह की मृत्यु हो गई थी। कब? 1792 में। 1792 में महासिंह की मृत्यु हो गई। उस समय अगर आप जोड़ेंगे तो रणजीत सिंह कितने वर्षों के हैं? मात्र 12 वर्षों के हैं। कितने वर्षों के हैं? 12 वर्षों के हैं। अब रणजीत सिंह उस समय, यानी कि किसकी मृत्यु? रणजीत सिंह के पिता की मृत्यु, यानी महासिंह की मृत्यु हुई 1792 में और रणजीत सिंह का जन्म हुआ था कब? 13 नवंबर 1780 में। अब समस्या ये थी कि जब इनकी मृत्यु पिता की तो इनकी आयु थी कितने वर्ष? 12 वर्ष। 12 वर्ष में आप किसी भी क्षेत्र प्रशासन उतनी कम आयु में करना आसान नहीं है। आप कहेंगे नहीं सर अकबरवा रहल तो 8 वर्ष का रहल और शासन कर लिए रहल, तो बात छोड़ दीजिएगा। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। कहने के लिए अकबर था, संरक्षक बना रहा जब तक अकबर ने बैरम खां को मारा नहीं। और मारा इसलिए क्योंकि था वो बैरम खां को मारता नहीं, उसकी बैरम खां की पत्नी से उस अकबर को प्रेम हो गया था। हत्या करने के पीछे क्या 2 ही तो कारण बना हमेशा, या तो महिलाएं रही इतिहास में और या तो धर्म रहा, और कुछ नहीं। लूट खसोट की बात दूसरी है। वो बैरम खां को मारने के कारण क्या था अकबर का? उसी की पत्नी से प्रेम हो गया था। सोच सकते हैं आप। तो रणजीत सिंह की तुलना अकबर से और सम्राट अशोक की तुलना अकबर से नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं वो तो 8 वर्ष के कोई देखेगा नहीं है, तो 8 वर्ष के आयु में तो अकबर ने शासन करके पूरा मुगल साम्राज्य की जो है क्या कहते हैं मुगल साम्राज्य को बिल्कुल पीक पे पहुंचा दिया। तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि वो बैरम खां था। बैरम खां ने उसे अपने गार्जियनशिप में बनाया था, क्या बादशाह मुगलों का, और वो बहुत दिनों तक बैरम खां उसके साथ रहा है। बस ये होता है कि जब अकबर बड़ा होता गया, उसे लगाव हो गया बैरम खां की पत्नी से, तो उसने किसे मरवा दिया? बैरम खां को हत्या कर दिया था। पहले कहा कि भाग जाओ अपने बच्चे और अपनी पत्नी को छोड़ के, बैरम खां नहीं भागा था, इसे मार दिया था। कहेंगे कहानी कहाँ? तो कहानी जानने के लिए मिराइवल की कोई अच्छी सी किताब पढ़ लोगे, समझ जाओगे, अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो हम बात अभी चुकी कर रहे हैं किसकी? हम रणजीत सिंह की बात कर रहे हैं। रणजीत सिंह का संघर्ष होगा, 2 युद्ध होंगे, आंशिक युद्ध के नाम से जाने जाएंगे। यहाँ अंग्रेज, मैंने बता दिया अंग्रेज यहाँ हैं भारत में। अंग्रेज अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब 12 वर्ष की अवस्था में रणजीत सिंह के ऊपर जिम्मेदारी आ रही किसकी? उस सिख राज की जिम्मेदारी आ गई। यानी कह सकते हैं फिर सिख राज। अब चूंकि इस समय एक बात और है कि रणजीत सिंह को जरूरत क्यों पड़ गई है? रणजीत सिंह को राजा बनने की जरूरत क्यों है आखिरकार? क्योंकि जस्सा सिंह अहलूवालिया के द्वारा उस सिख राज्य को 12 मिसलों में 12 सूबों में बांटा गया था। कितने सूबों में? 12 सूबों में बांट दिया गया था। किसे? यानी 12 मिसलों में बांटा गया था उस सिख राज्य को। और जब लोग जब इनका समय आया
रणजीत सिंह का। यानी ये कह सकते हैं कि जो मिसल थे, जिन मिसलों की स्थापना अलग अलग लोगों ने किया था, अब उन 12 मिसलों का शुरू हो चुका है क्या, विघटन, यानी पतन शुरू हो गया। और पतन शुरू हुआ तो सामने कौन आया, रणजीत सिंह। इसीलिए रणजीत सिंह के ऊपर जिम्मेदारी अधिक हो गई। अब 12 वर्ष का बालक शासन नहीं कर सकता है, तो 12 वर्ष के बालक के लिए एक बनाया गया क्या, प्रति शासन परिषद की स्थापना की गई। प्रति शासन परिषद की जो स्थापना की गई, इसमें कुछ लोगों को शामिल किया गया। इसमें भी अगर बेसिकली देखा जाए, मेन कौन है, 3 लोग हैं। इनकी माता है, किसकी माँ, रणजीत सिंह की माँ। इनकी माँ है, इनका नाम है क्या, राजकौर। और इनकी सास है, सास का मतलब समझ सकते हैं पत्नी की माँ, जिसे दामाद बड़ा प्रेम करता है। अभी भी वर्तमान में भी ऐसा है कि जितना पति अपने पत्नी से प्रेम करा था, उतना वह सास से भी करा था। ये बात सही है, क्योंकि जानता है कि सारी बागडोर सास के ही हाथों में। सुबह शाम किचन में पकने वाला जितना भी आइटम है, वो किसके सुपरविजन में पकता है, सास के सुपरविजन में। हम उस लड़की की सास की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पति के सास की, यानी कि लड़के की सास की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक लड़की जब भोजन पकाने के बाद या पकाने के पहले जो बनाने शुरू करती है, तो अपनी मम्मी से ज़रूर बताती, घुइया खाएं, कद्दू खाए हैं, लोबिया खाए हैं। अब समझ सकते हैं हर खबर वहाँ होती, इसलिए इस बात को लोग जानते हैं कि भाई ध्यान रखिए, नहीं तो सास खुश। अब कह सकते हैं कि जाने दीजिए, उस बात को छोड़ूंगा मैं, एग्जाम्पल बड़े अजीब अजीब हैं। तो चलिए, प्रशासन परिषद में सदा कौर है, सदा कौर को रखा गया। इनकी सास है रणजीत सिंह की। अब कहेंगे सर 12 वर्ष से शादी, तो क्षत्रिय की जो राजपूत रहे हैं, उनकी आयु 18 वर्ष ही तो है। वो 18 वर्ष के पहले शासक बन गए तो अच्छी बात है, 4 साल साम्राज्य के विस्तार के लिए 18 वर्ष में युद्ध करते मर जाएं तो ही तो क्षत्रिय हैं। वही क्षत्रिय उसके बाद 18 वर्ष के बाद जिए, और क्षत्रिय है ही नहीं। तो अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में राजपूत जैसी चीज नहीं है, हैं बहुत कम है, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। हाँ, वो आप लोग हर कोई अपनी बात को कहता है, श्रेष्ठता साबित करने के लिए कुछ भी कभी कोई कह सकता है, लेकिन जो इतिहास कहता है, इतिहास के अनुसार अब कोई क्षत्रिय, यानी जिस वर्ण व्यवस्था की चर्चा होती है, जिस वर्ण व्यवस्था की बात की जाती है, वर्तमान में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, मात्र या एक षड्यंत्र बन गया है और कुछ नहीं है। अगर उस समय के लोग हैं तो ब्राह्मण को सबसे अधिक बुद्धिजीवी होना चाहिए, और किसी क्षत्रिय को राजा हमेशा होना चाहिए, उसके अंदर राजशाही होनी चाहिए। राजशाही संविधान ने तो खत्म कर दिया, लेकिन उसकी विचारधारा में राजशाही होनी चाहिए, वो देखने को नहीं मिलती। वैश्य की बात करोगे तो वैश्य महाबेईमान, धूर्तबाज, वो खाली लूट रहा है। एक सामान जिसकी कीमत होगी 10 रुपये, बेचेगा सीधे 110 रुपये में। अब बात करेंगे शूद्र की, तो शूद्र को जो काम ब्राह्मण कर रहे थे, अब वो काम शूद्र कर रहा है। तो यानी कि ये समझ में थोड़ा आता नहीं है, समझ रही मेरी बात। मतलब जो काम उनका था वो काम अब वो कर रहे हैं, तो उनका काम तो सिर्फ सेवा करना था ना। तो अगर ये सारी बातें हैं ऐसी, तो मैं कहूँगा कि इस समय वर्ण व्यवस्था जैसी बीमारी है ही नहीं, है नहीं, बस जबरदस्ती लोग उससे स्वीकार करते हैं। क्योंकि इस वर्ण व्यवस्था में जाने के लिए ऐसा कोई विचारधारा, आपकी सोच होनी ही चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान ने 1950 में राजशाही चीज़ों को समाप्त कर दिया, राजा नहीं होना चाहिए, लेकिन राजा साम्राज्य का नहीं, दिल का हो सकता है, तो है ही नहीं। ब्राह्मण को कहा जाता है बड़ा बुद्धिजीवी है, बिल्कुल नहीं है। जो काम क्षत्रिय का था वो काम ब्राह्मण कर रहा है। ब्राह्मण क्या करता है, बिना तलवार उठाए साजिशों की साजिश पर रौद देता है, तो वो काम तो क्षत्रिय का था। क्षत्रिय तलवार से काटता था, दिमाग से काट दे रहा है। और इन सारा काम को, जो काम ब्राह्मण का था, वो दुनिया के कर्मकांड शूद्र करने लगी, नहीं समझ पाए। आप थोड़ा सा पता करिएगा, बहुत सारे मंदिरों में और बहुत सारे क्या कहते हैं, अयोध्या हो चाहे जहाँ मंदिरों में कहने के लिए तो सारे के सारे लोग क्या हैं, महान कर्मकांडी ब्राह्मण हैं,
लेकिन पता करिए कि अयोध्या के उन मंदिरों में किसकी संख्या है, वो कौन लोग हैं, क्या कर्मकांडी ब्राह्मण है, एक क्वेश्चन मार्क है, आप इसको पता लगाइए। तो रणजीत सिंह महासिंह नहीं रहे, 1792 की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह की माँ राजकौर, सास सदा कौर और एक नाम है लखपत राय। लखपत राय इनके दीवान हैं, इनको इसमें शामिल कर लिया गया। किसे? 3 लोगों का एक प्रशासन परिषद था, वो चलता रहा और इसके माध्यम से शासन करते रहे। कौन कर रहा था? रणजीत सिंह। ये सारा कुछ चल रहा था और लगभग 1792 से, अगर ये कहा जाए 1792 से लेके 1797, यानी कितने साल हो गए, जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। वो कितने सालों के थे? 12 वर्ष के थे। तो यानी कि 12 वर्ष और 1797, यानी अब रणजीत सिंह कहाँ पहुँच चुके हैं? 18 वर्ष की आयु में। कहाँ पहुँचे हैं? 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु पे पहुँचते पहुँचते इन्होंने पूरी जिम्मेदारी स्वयं अपने हाथ में ले लिया। किसने ले लिया? रणजीत सिंह ने। यानी कि 1792-97 तक उस जो सिख राज्य का नवनिर्माण पंजाब राज्य के रूप में हो रहा है, उसको वो जिम्मेदारी कौन ले लिया है? अब रणजीत सिंह। यानी मात्र 1792-1797, यानी 5-6 साल की बात की जाएगी। 6 साल तक, यहाँ 92, 5, 97 मत जोड़िएगा, 92 को कनेक्ट करोगे तो 6 साल होगा। यानी 6 वर्ष तक प्रतिशासन परिषद ने पंजाब पे शासन किया था और प्रतिशासन परिषद के मुखिया कौन थे? रणजीत सिंह थे, लेकिन आयु कम थी। 18 वर्ष की आयु पहुँचते पहुँचते कौन? रणजीत सिंह ने शासन शुरू कर दिया। कहाँ शुरू कर दिया? पंजाब पर। यानी कि सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया और कहा ठीक, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे करना है विजय। जे एक राजा रह नहीं सकता है बिना साम्राज्य का निर्माण किए, यानी जो भूमि उसके पास है उसमें बढ़ाने का प्रयास करेगा। यानी कि जो भूखंड उसे मिला था, जो सूबे मिले थे, अब उन्हें, या जो 12 मिसल का विघटन हो रहा था, उन मिसलों को जीत करके या उन्हें कैसी भी तरीके से मिला करके एक साम्राज्य, एक राज्य का निर्माण करना था। किसके द्वारा? महाराजा रणजीत सिंह द्वारा। मैं बार बार महाराजा बोल रहा हूँ, इसका मतलब कोई ना कोई उपाधि दी जाएगी, आगे इस पर चर्चा मैं आपसे करने वाला हूँ। अब स्वयं शासन कर रहे हैं कौन? रणजीत सिंह। और इन्होंने अभियान शुरू कर दिया। कैसा अभियान? युद्ध का अभियान। अभियान किसके विरुद्ध होगा? पेशावर को जीत लो, है ना, मुल्तान को जीत लो, कश्मीर को जीत लो। ये किसका था? मुल्तान, कश्मीर और क्या कहते हैं, एक और था, क्या नाम था उसका? पंजाब, कश्मीर, मुल्तान, पेशावर भी है। पेशावर लिखा हूँ? अच्छा, पंजाब भी। ये अब एक आधुनिक राज्य का निर्माण शुरू, यानी इनका अभियान है किसका? रणजीत सिंह का। जैसे 18 वर्ष की आयु। अब यहाँ एक बात मैं कहूँ कि हमने कहा कि 18 वर्ष से अधिक क्षत्रिय का जीवन बेकार है, तो जैसे 18 वर्ष पहुँचे, देखो संघर्ष शुरू है। किस बात को लेके? राज्य के निर्माण की। उसी बीच एक घटना घटने जा रही है। कैसी घटना? रणजीत सिंह शासन कर रहे थे, चूंकि 1797, यानी रणजीत सिंह शासन कर रहे थे प्रतिशासन परिषद के माध्यम से। उसी बीच में क्या हुआ कि 1796 का समय था। कब? 1796 में कौन? अहमद शाह अब्दाली। हमें नहीं कह रहे कि ये आया था ना, ये नहीं आया है। अहमद शाह अब्दाली का पौत्र है, उसका पौत्र है जिसका नाम है जमान शाह। जमान शाह ने 1796 में आक्रमण कर दिया था। यानी कि जमान शाह जो कि अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था, और ये शासन कर रहा था कहाँ? काबुल पर। काबुल कहाँ बेटा? वर्तमान में है अफगानिस्तान में। इसने आक्रमण कर दिया पंजाब पर।
आक्रमण किया, लेकिन ये वापस चला गया। कौन? क्योंकि इसे सूचना मिली कि कहाँ उथल पुथल हो रहा अफगान में, इसीलिए डर के मारे वापस चला गया अपने वहाँ अफगानिस्तान में अवस्थित उसकी जो अफगान में जो उसका राज्य था उसे बचाने के लिए वापस भाग गया। दूसरी बार इसने आक्रमण किया 1797, यानी जमान शाह ने 2 बार आक्रमण किया है, 1797 और कब किया है 1796। बात ध्यान रखिएगा, 1796 1797 2 बार इसमें आक्रमण किया था रणजीत सिंह के समय में। इसे वापस जाने का मैंने आपको बता दिया। अब एक बार और था, अहमद शाह अब्दाली का उत्तराधिकारी जमान शाह है। जमान शाह ने आक्रमण पंजाब पे क्यों किया? इसलिए किया था क्योंकि उसे लगा कि मेरे पूर्व के पुरुषों या पूर्वजों, यानी जो मेरे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक बहुत बड़े क्षेत्र को जीता है, तो उन क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जमान शाह ने पंजाब जैसे क्षेत्र पर आक्रमण करना शुरू किया। 2 बार किया, लेकिन पंजाब पे अधिकार नहीं कर पाया। तो अधिकार कहाँ किया? जमान शाह ने अधिकार प्राप्त कर लिया लाहौर के ऊपर। कहाँ? लाहौर। ये लाहौर को जीत लिया। कौन? पंजाब की बात छोड़ दीजिए, लाहौर को जीता, लेकिन इसके सामने एक समस्या आ गई। जैसे आगे बढ़ता था कि लो पंजाब को भी जीत लें, जय वैसे इसे के पास एक, अभी नहीं कहेंगे व्हाट्सएप किसने कर दिया या इंस्टाग्राम पे कोई जानकारी, जैसी कोई बात नहीं है। वहाँ कुछ ऐसा नहीं, अगर होता व्हाट्सएप इंस्टाग्राम होता तो युद्ध कुछ अलग तरीके से लड़ा जाता। समझे आप? युद्ध इतने अलग तरीके से लड़ा जाता अगर उस दौर में ये चीज़ें होती। या तो जो युद्ध करता है बीच में शॉर्ट वीडियो देखना शुरू कर देते और हथियार चलाने के बजाय शॉर्ट वीडियो चलाते, तो ऐसे युद्ध हार जाते। यानी अगर ये कहे कि ये सब चीज़ें उस समय होती, ये सब माध्यम होता, यानी ये तकनीकियाँ होती संचार की और अपनी बातें पहुँचाने, संदेश पहुँचाने का, तो ये समझिएगा ये हमारे बीच में इसलिए आया था। थोड़ा सा कुछ अलग हट के बात मैं आपसे कर रहा हूँ। जो आया था हमारे काम के लिए, लॉन्च हुआ वायरलेस सिस्टम, एक फ़ोन पहले लॉन्च हुआ क्या, जिसमें वायर लगा हुआ था, जिसे आप कहीं ले नहीं जा सकते हो। फिर इजाद किया गया वॉकी टॉकी का, जिसकी एक लिमिटेड एरिया था, यानी कि 100 मीटर 200 मीटर तो वॉकी टॉकी वर्क करता था। फिर उस वायर लगा कि वायर कहाँ से हम बार बार जोड़ते रहें, तो उसके लिए फिर एक कुछ वायरलेस सिस्टम पहले ऐसे फ़ोन को बनाया गया, या कह सकते हैं जहाँ की वायर की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ एंटीना टाइप का छोटा सा होता था, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसका लोग इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद एक बड़ा सा, उसे कहा गया सेलुलर फ़ोन, इतना बड़ा हो। ये कहा जाए कि मुझे लगता है इसे ठीक जो है 15-20 साल पहले बैक हो जाओ, 20 से 25 साल आप बैक होंगे, आप समझ जाएंगे। बड़ा सा सेलुलर फ़ोन जिसको हाथ लेके चलना पड़े, जेब में आपकी पॉकेट में नहीं आ सकता था, या झोला में लेके चलो, उसको बड़ा सा होता था, बहुत कॉस्टली भी होता था उससे बात करना, लोगों के पास होता नहीं था। तो बात करने के लिए होता था तत्काल में, और ट्रंक कॉल सिस्टम यानी हमारे डाकखानों में लगाया गया था कि अचानक कोई कम्युनिकेशन करना, सूचना प्रदान की, इसके लिए होता था। फिर वो गया छोटा सा, कह सकते हैं कीपैड फ़ोन लॉन्च हुआ। वो भी तब तक तो ठीक, कीपैड तक अच्छी बात है, कीपैड सिंपल आया, बात कर सकते हो, गाना नहीं सुन सकते हो। अगर कोई बात लिख करके सूचना देनी है तो पेजर आ चुका था उस बीच में मदद करने के लिए, कोई सूचना आपको देनी है, फैक्स मशीनें आ चुकी थी मदद करने के लिए। लेकिन एक क्रांति होगी हिंदुस्तान में, हुई संचार की क्रांति, जिसमें अंबानी लॉन्च करेंगे LYF, यानी जिसे लोग कहते थे लाइफ का मोबाइल। वो लॉन्च होगा 6500 में, और वहीं शुरू होगी इस देश में संचार की क्रांति। लेकिन जाने अनजाने में क्रांति तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं समय का पतन करने वाली क्रांति भी होगी, यानी टाइम किलिंग मशीन लॉन्च हो गई। अब वहाँ हुआ क्या कि लोग उसको दुरुपयोग करना शुरू करेंगे। फ्री कर दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब की थोड़ी बातें रही हैं, धीरे धीरे लोग उसमें जुड़ना शुरू कर दिए। ईमेल था, चलो मैसेज कर देंगे, व्हाट्सएप, फिर टेलीग्राम, मैसेज कर देंगे। अब आजकल
व्हाट्सएप हो चाहे टेलीग्राम हो, दो लोगों ने सेवा देना शुरू कर दिया, क्या, मनोरंजन करने के लिए। आप अगर किसी को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास देवी देवताओं का संगीत में प्रस्तुति होगी, शॉर्ट वीडियो होगा, उसको आप भेज सकते हैं। ये सब चल रहा है। यानी अगर ये होता तो युद्ध क्या लड़ पाते, ये लोग नहीं लड़ पाते। एक पढ़ने वाला जो छात्र है इस समय किताबों के बीच में जितना युद्ध करता है अपने नोट्स और किताबों से, उतना है उससे कहीं अधिक युद्ध करता है शॉर्ट वीडियो के साथ। बहुत मज़ा आता है, स्क्रॉल करते रहो, उंगलियों को खिसकाते रहो, युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, मज़ा आता है, टाइम का पता नहीं चलता। तो अब आप समझ सकते हैं इस बात को कि अगर वो होता सूचना पहुंचाने के लिए तो युद्ध जानते क्या होता, वहीं से वो अपना मैसेज कर देता, कहाँ, अफ़गान में जमान शाह, और अशांति जो फैली थी अफ़गान में समाप्त हो जाती। कोशिश किया पंजाब को जीतने का, लेकिन जब जीतना चाहा लाहौर ही पहुंचता था, उसके बाद उसे सूचना मिल गई क्या कि अफ़गानिस्तान में अशांति व्याप्त हो गई है, तो वहीं से बेचारा लौट जाता था। लेकिन एक बात होता कि दूसरा अभियान जब था, पहले अभियान में लौट गया, दूसरा अभियान जब आया तो बेचारा झेलम चिनाव, कहीं मिलता झेलम कहीं मिलता चिनाव। तो वैसे प्रामाणिकता किसके साथ है, चिनाव नदी के साथ है। चिनाव नदी में वो वापस लौट रहा था, कौन, जमान शाह। बस उसकी 12 तोपें चिनाव नदी के दलदल में गिर गई। अब वो 12 तोपें जब गिर गई तो जमान शाह को इस जानकारी थी भाई वहाँ तो अशांति फैली, जल्दी भागो अफगानिस्तान। तो उसने क्या किया, वो भागने लगा और रणजीत सिंह ने उससे कहा, वचन दिया रणजीत सिंह ने किसी जमान शाह को कि जाइए आपका 12 तोप हम सही सलामत कहाँ पहुँचा देंगे, अफगानिस्तान भेज देंगे। उसने कहा ठीक है, आपने अगर पहुँचा दिया तो हम आपको लाहौर भी दे देंगे, पंजाब तो आपके पास ही है, यानी आपको मैं राजा बना दूंगा। अब यही वादा कर दिया किसने, जमान शाह ने, और वादा वचन दे दिया किसने, रणजीत सिंह ने। अब हुआ क्या कि रणजीत सिंह ने जो आश्वासन दिया था, उन्होंने 12 तोपों को निकलवा करके काबुल भेज दिया। जब उन्होंने काबुल भेजा तो रणजीत सिंह को लाहौर का शासक बना दिया किसने, जमान शाह ने, और यहीं पर रणजीत सिंह बन गए क्या, राजा। यानी कि जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। इस बात को आप ध्यान रखने वाले हैं, किसकी उपाधि दिया, राजा की उपाधि किसने दिया है, जमान शाह ने। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अब चूंकि 1797 की कहानी चल रही थी, अगर आप थोड़ा सा इसके डेटा या सन को भी ध्यान देना चाहें, और आप एक बात ध्यान रखिएगा, 1792 से कहाँ 5 साल तक या 6 साल तक प्रतिशासन परिषद के माध्यम से रणजीत सिंह पंजाब पर शासन करेंगे। लेकिन एक बात आप समझिएगा कि उसी बीच में उन्हें राजा की उपाधि भी दे दी जाएगी, किसे, रणजीत सिंह को। 1797-98 तक वो लाहौर किसके कदमों में होगा, रणजीत सिंह के। अब हम कहाँ चलते हैं, 1799 में। अगर इसकी बातें मैं आपसे पहले किया हूँ, आपके नोट्स में हो तो बहुत अच्छी बात है। 1799 से 1805, ठीक, 1799 से 1805 के बीच रणजीत सिंह ने क्या किया, 12 मिसलों में एक मिसल था, उसका नाम था भंगी मिसल। मुझे ये जानना है आप लोगों से कि भंगी मिसल का संस्थापक कौन है, कौन, छज्जा सिंह, करेक्ट बेटा, ठीक, बहुत अच्छे। तो भंगी मिसल जिसकी स्थापना छज्जा सिंह ने किया था, उस भंगी मिसल को इस 1799 से 1805 के बीच में रणजीत सिंह ने कहाँ मिला लिया, अपने मिला लिया। यानी अब भंगी मिसल शुक्र चकिया का हिस्सा हो गया। धीरे धीरे ऐसे ही मिसलों को मिलाते रहे कौन, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने क्या किया, जब इनका पंजाब राज्य, जब चूंकि भंगी मिसल को मिला लिया, बड़ा सा राज्य बन गया, तो इन्होंने अब रणजीत सिंह ने लाहौर को बना लिया अपनी राजनीतिक राजधानी। यानी क्या बनाया, जो लाहौर मिला था जमान शाह के द्वारा किसे, रणजीत सिंह को,
अब उस लाहौर को रणजीत सिंह ने क्या बना लिया, अपनी राजनीतिक राजधानी। और अमृतसर को बनाया धार्मिक राजधानी। अमृतसर को बनाया क्या, अपनी धार्मिक राजधानी। अब आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है प्री एग्जाम में। बना लिया इन्होंने क्या अपनी राजधानी, और शासन कर रहे थे कौन, रणजीत सिंह। क्योंकि बात ये थी कि हमने कहा कि अंग्रेज भी आ चुके हैं, अंग्रेज भी अपने, चूंकि कई लड़ चुके हैं, किससे लड़ चुके हैं, कर्नाटक में लड़ चुके हैं, मैसूर को लड़ चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं, मैसूर में अगर आप देखेंगे तो मैसूर का 1799 में समाप्त हो जाएगा। इस बात को समझिएगा आप, जब जाओगे कहाँ 1746, 48, 54, कहाँ कर्नाटक की समाप्त हो जाएगा। आप बात कर रहे हैं 1799 में, यानी कि अंग्रेज कहाँ लड़ चुके हैं, ये हैं उत्तर भारत में, कहाँ मध्य भारत में संघर्ष कर चुका है कौन, दक्षिण भारत में अंग्रेज। प्लासी भी हो चुका है, किसका, मराठा का युद्ध भी हो चुका है। सोच के देखो, बक्सर सब तो खत्म है, यानी अंग्रेजों की नज़र कहाँ पड़ने वाली है, पंजाब के ऊपर, उत्तर भारत पर। थोड़ा सा अगर आप मेरे पिछले लेक्चर को ठीक से आत्मसात किए हों तो मेरी बातें सारी की सारी आपको समझ आ जाएंगी। क्या हुआ कि 1805 में, अब ये शासन कर रहे थे, लेकिन 1805 में एक घटना घटी। क्या, जसवंत राव होलकर, क्या नाम है, जसवंत राव होलकर। होलकर वंश आप देखेंगे ग्वालियर, इंदौर में, वहीं मिलेंगे आपको एमपी में। तो होलकर जो थे, जसवंत राव होलकर को अंग्रेजों ने हरा दिया था, यानी उनका राज्य छीनना चाह रहे थे। अब जसवंत राव होलकर अंग्रेजों से क्या हुए थे, पराजित, और पराजित होकर भाग के किसके पास है, रणजीत सिंह के पास। यानी किसके पास, रणजीत सिंह के पास है। उन्होंने कहा कि मुझे शरण दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, इस पर मैं विचार करूंगा। विचार करने का दिया नहीं था। जसवंत राव होलकर का पीछा करने वाले अंग्रेज थे कर्नल लेक। क्या नाम था, कर्नल लेक थे। कर्नल लेक उसका पीछा करते हुए आ रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि जब ब्यास नदी तक पहुंचा, ब्यास नदी आप जानते पंजाब में प्रवाहित होती है, ब्यास नदी के पास पहुंचा तो कर्नल लेक ने कहा रणजीत सिंह से कि महोदय, आप जसवंत राव होलकर को शरण मत दीजिएगा, यानी कि अपने यहाँ उन्हें राजनीतिक रूप से मत रखिएगा। लेकिन हुआ क्या कि रणजीत सिंह ने तुरंत बुला लिया क्या, खालसा दल की बैठक। एक राजनीतिक बैठक, ये कहा जाता है कि दल खालसा की अंतिम बैठक होने जा रही है। दल खालसा की अंतिम राजनीतिक बैठक जसवंत राव होलकर को शरण देने के लिए रणजीत सिंह ने बुलाई, और एक बैठक हो गई। वो बैठक हुई और उसमें ये निर्णय करने की बात किसके ऊपर छोड़ दिया गया, जो दल खालसा था। कहा गया कि दल खालसा क्या करेगी, शरण देगी नहीं देगी, उसके ऊपर। लेकिन हुआ क्या कि शरण इन्होंने किसने दे दिया था, ये दल खालसा ने रणजीत सिंह को कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं। अब क्योंकि 1805 की बात थी, 1800 जब कर्नल लेक ने मना किया था समझौता, मतलब कर्नल लेक ने मना किया था किसे, रणजीत सिंह को। रणजीत सिंह ने शरण दे दिया था, तो कर्नल लेक आया और रणजीत सिंह से समझौता किया। किस बात को लेके समझौता किया, कहा कि आपको हम अंबाला, थानेश्वर, नारायणगढ़ और फिरोजपुर, जो कि भारत और पाकिस्तान के वर्तमान बॉर्डर पर है, कहा कि अगर इस आप चाहें, मतलब जैसे पहले किसे कब्जे में था, अंग्रेजों के, जब समझौता हो रहा था तो समझौते में इस बात को लेकर विवाद था कि ये जो हिस्से हैं वो किसके में रहेंगे, अंग्रेजों के पास। लेकिन ये 1807 के आसपास पहुंचते पहुंचते
जिनका नाम अभी मैंने जिन क्षेत्रों की आज चर्चा की है, इस सारे क्षेत्रों पर अधिकार किसने कर लिया? रणजीत सिंह ने। समझौता तो हुआ था कि हम अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहेंगे, कर्नल लेक और रणजीत सिंह के बीच, लेकिन रणजीत सिंह ने 1807 में क्या किया? अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार कर लिया? अम्बाला, थानेश्वर, नारायणगढ़, फिरोजपुर पर। 1808 का समय आ गया। 1808 आते आते कौन? रणजीत सिंह ने सतलज नदी को पार कर दिया। सतलज नदी को पार करके फरीदकोट और मालेर, कोटाला जैसे हिस्सों पर क्या कर लिया? कब्जा करना शुरू कर दिया। अंग्रेज, और एक बात और आता था, जब रणजीत सिंह को ये लगा कि अंग्रेज हमारा पीछा ही कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे बचने के लिए 1809 में, कब? 1809 में एक संधि कर ली थी। किससे? अंग्रेजों से। उस संधि का नाम है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कर लिया 1809 में। किसने? रणजीत सिंह ने। और किससे किया था? जानते हैं, लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ। ध्यान रखिएगा, अमृतसर की संधि किसके बीच होगी? रणजीत सिंह के बीच होगी। यानी कौन? रणजीत सिंह और मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ कौन है? लॉर्ड मिंटो का दूत है। तो आप समझ जाओगे मेरी सारी बातें। आपने इसके पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ इसके बारे में भी आपसे। और चूंकि ये मामला था साम्राज्य विस्तार का, कौन विस्तार कर रहा था? रणजीत सिंह। इसीलिए उन्होंने समझौता कर लिया। किससे? अंग्रेजों से किया, अमृतसर की संधि। लेकिन एक बात ये भी रही, इस संधि ने, ये कहा जाता है, इस संधि के बारे में कहा गया, जिस दिन ये संधि हुई थी उस दिन मान लिया गया था कि रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, क्योंकि इस संधि में कुछ बातें ऐसी हो चुकी थी जो रणजीत सिंह के लिए क्या थी? उनके लिए फायदेमंद नहीं थी। तो क्या कहा जाता है कि यह संधि रणजीत सिंह की मृत्यु के समान है। यानी इन्हें बांध दिया। किस बात को लेके? साम्राज्य का विस्तार न कर पाए। रणजीत सिंह के जो पूर्वी हिस्सा था उस हिस्से पे छूट दिया गया कि आप विस्तार कर सकते हैं, और पूर्वी सीमा बता दिया गया सतलज ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसे बांधने का पूरा कोशिश कर दिया गया। किसको बांध दिया गया? रणजीत सिंह को। जब उनको बांध लिया गया तो आप समझ सकते हैं कि रणजीत सिंह का विस्तार अब नहीं होना है, ना साम्राज्य बढ़ना है। तो इतिहासकारों ने बात कह दिया, क्या? ये कहा कि ये तो अब ये मान लीजिए कि अमृतसर की संधि जो है वो रणजीत सिंह की मृत्यु के समान है, क्योंकि उनका जो साम्राज्य विस्तार का एक सपना था वो क्या हो गया? चूर चूर हो गया। मतलब आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। आप कहा कि सतलज की पूर्वी सीमा से आगे आप नहीं जाएंगे, तो उसके आगे नहीं जाएंगे तो आपका विस्तार कैसे होगा? अब तो होना है नहीं। तो बहुत सारे मत हैं उसको लेकर के। लेकिन उसी बीच में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे कि 1809, ये तो 1809 में ही देखेंगे, 1809 में फिर एक कहानी शुरू होने वाली। किसकी? जो जमान शाह था, जिसने इनको राजा की उपाधि दी थी, जमान शाह को अपदस्थ कर लिया गया। अपदस्थ का मतलब ये था उसको उसके पद से हटा दिया गया। और किसने हटा दिया? उसके भाई ने हटा दिया। यानी कि जमान शाह जो कि अब्दाली का पौत्र था, उसके जमान शाह के भाई ने उसे उसके पद से अपदस्थ कर दिया। और जब उसे हटा दिया उसके पद से, तो वो चला कहाँ गया? लाहौर। कौन? जमान शाह। जब वो लाहौर गया तो लाहौर का शासक कौन था? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की मदद से फिर वह सत्ता को पा गया। यानी जमान शाह को दोबारा सत्ता पाने में रणजीत सिंह ने क्या किया था? मदद किया था। और जब पा गया, अभी चलता रहा। यानी कि जहां शाह को क्या किया था उसने? दोबारा जमान शाह, जहां शाह नहीं बताई,
जमान शाह है। जमान शाह को दोबारा शासक बना दिया और ये क्रम ऐसे चलता रहा, क्योंकि वहाँ पर भी क्या हो रहा था, संघर्ष हो रहा था। स्टॉप करिए एक सेकंड के लिए। 1800 के आसपास, इसके पहले जो मैंने आपको बता दिया क्या कि जमान शाह ने रणजीत सिंह से मदद मांगी थी, वहाँ जमान शाह के बजाय शाह शुजा है, ध्यान रखिएगा। वहाँ जमान शाह, करेक्शन कर लीजिएगा, जमान शाह की जगह पे शाह शुजा है। यानी शाह शुजा अब्दाली का पोता ये भी है। जब ये शासक बना, कौन, शाह शुजा अफगान का था उस समय। हुआ क्या, ये शासन कर रहा था, लेकिन इसका एक भाई था, उसका नाम था शाह मोहम्मद। यानी शाह शुजा का भाई शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद ने क्या किया, इसे अपदस्थ कर लिया, है ना। और कब 1800 में बना था कौन, शाह शुजा, और उसका भाई शाह मोहम्मद ने 1809 में क्या किया, शाह शुजा को अपदस्थ कर लिया। ये कहानी थी वहाँ पर, जो आपको मैंने इसके पहले बताया, उससे आप इग्नोर कर जाइएगा, जो जमान शाह की बात थी, ठीक। अब शाह शुजा को शाह मोहम्मद ने अपदस्थ किया, क्योंकि शाह मोहम्मद शाह शुजा का भाई है, और यह घटना घटी 1809 में अफगान के इतिहास में। अब काबुल राज्य को पाने के लिए, कौन, शाह शुजा, काबुल राज्य को पुनः पाने के लिए क्या किया, इसने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। किससे सहायता मांगी, रणजीत सिंह से, यानी आरजे सिंह कहिए आप, आरजेएस। यह रणजीत सिंह से मदद मांगी और उन्होंने मदद किया भी, किसकी, शाह शुजा की। और इस मदद के बदले शाह शुजा ने रणजीत सिंह को दे दिया कोहिनूर। कोहिनूर दे दिया। ये वही कोहिनूर है जिसे नादिर शाह ने क्या किया था, लूट लिया था। किससे, मोहम्मद शाह रंगीला से। ये उसी की वही कोहिनूर है। और इन सारी चीज़ों का कह सकते हैं कि रणजीत सिंह को कहीं ना कहीं उपलब्धियां हासिल हुई। कैसी उपलब्धियां हासिल हुई थी कि उन्होंने शाह शुजा को पुनः अफगान की काबुल गद्दी बैठाया, और इधर इन्हें पंजाब में, अगर ये कहा जाए कि रणजीत सिंह सिखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन गए, या मैं ये कहूँ कि सबसे महत्वपूर्ण सरदार बन गए। रणजीत सिंह की बहुत इच्छा होने लगी क्या, कि समस्त सिखों का मैं क्या बन जाऊं, राजा बन जाऊं। और उसी राजा को बनने में जब आप कहाँ जाएंगे, 1806 जाएंगे, 1807 जाएंगे, सतलज नदी को पार करेंगे, युद्ध कौन करता रहेगा, रणजीत सिंह। चाहे जिंद हो चाहे कैथल हो, हर जगह कब्जा करते चले जाएंगे। कौन, जिंद हरियाणा में है और कैथल हरियाणा में है ना, कब्जा करते चले जाएंगे। और कुछ ऐसे भी क्षेत्र होंगे जो अंग्रेजों के कब्जे में होंगे, उनको भी जीत लेते हैं। इसीलिए अब मैंने आपको बताया कि अमृतसर की एक संधि हुई थी, इसी कारण से हुई थी। लेकिन अमृतसर की संधि का अगर डेट आपसे पूछा जाए कि अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो आप बताएंगे 25 अप्रैल 1809। इसके पहले आपसे मैं चर्चा भी किया अमृतसर संधि की, वहाँ आप डेट को मेंशन कर लीजिएगा। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। चार्ल्स मेटकाफ, जो कि लॉर्ड मिंटो का क्या था, दूत था, उसके और रणजीत सिंह के बीच में हुआ था। उस संधि में एक बात, सबसे खास बात है कि ब्रिटिश सरकार और लाहौर का जो राज्य था, उसके बीच में ये बात कह दिया गया था कि जो ब्रिटिश सरकार है और जो लाहौर की सरकार है, दोनों में संबंध हमेशा मित्रवत बने रहेंगे, कोई संघर्ष उनमें नहीं होगा। यानी कि ब्रिटिश सरकार सतलज नदी के उत्तर के कह सकते हैं प्रवेश नहीं करेगी, और उस वहाँ की जनता से उसका कोई संबंध नहीं होगा, और उसके आगे का क्षेत्र रणजीत सिंह प्रवेश नहीं करेंगे, उन्हें जनता से कोई वास्ता नहीं होगा। यानी बांट दिया गया था किसे, रणजीत सिंह को। इसीलिए कहा जा सकता है क्या, सतलज के बाएं तट का प्रदेश किसका है, रणजीत सिंह का है। और उसकी आंतरिक सेवाओं की रक्षा करने के लिए अगर वो चाहे सेना भी रख ले तो नहीं रख सकते हैं। यानी जीते जी मार डाला किसे, उनके साम्राज्य विस्तार की जो स्वप्न था रणजीत सिंह का, या एक बहुत बड़े राज्य के निर्माण की बात थी, वो सपना टूट गया किसका, राजा रणजीत सिंह का। अगर आप क्रमबद्ध तरीके समझेंगे, सारी बात समझ में आपको आ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है क्या, झुको झुको और झुको।
ये नीति किसकी रही है? ये अंग्रेज नीति थी अंग्रेजों की, किसके प्रति? झुको झुको और झुको, ये पॉलिसी है अंग्रेजों की राजा रणजीत सिंह के विरुद्ध। ये बात समझिएगा। इसीलिए ये कहा जाए कि 1819 हो या क्या कहते हैं आपका 1818, हाँ 1818 मुल्तान है, 1819 कश्मीर है, 1834 पेशावर है। धीरे धीरे सब बिखर जाएगा। और अगर ये कहा जाए कि रणजीत सिंह पर अंकुश लगा लिया था अंग्रेजों ने और कई दशक तक सब कुछ चलेगा। और रणजीत सिंह के शासन के अंतिम दशक की अगर बात किया जाएगा तो विस्तार की बजाय संकुचित या संकीर्णता की ओर कौन चला गया? ये पंजाब राज्य जिसका निर्माण का ख्वाब किसने देखा था? रणजीत सिंह ने। आधुनिक निर्माण तो किया लेकिन बहुत विशाल राज्य का निर्माण नहीं कर पाए क्योंकि अमृतसर की संधि उन्हें फंसा लिया। अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं अंग्रेज उनके ऊपर हावी हो चुके थे अमृतसर संधि के द्वारा। अगर संधि ना किए तो हावी ना होते, लेकिन संधि नहीं करते तो रणजीत सिंह को इस बात का डर हो गया था कि मैं आगे कुछ कर ना पाऊँ। या अंग्रेजों का भय किसे सता दिया था? रणजीत सिंह को। 27 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होगी। और मृत्यु होगी किससे? हार्ट अटैक से, यानी दिल का दौरा पड़ेगा और उनकी डेथ हो जाएगी। रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अब कब मृत्यु हो रही है? 27 जून 1839। यानी कि रणजीत सिंह के संबंध में जितनी कहानियाँ थी मैंने आपको बता दिया। 27 जून 1839 को कौन मर चुके हैं? रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। अब यहाँ बचा क्या? यहाँ बच रहा है क्या? रणजीत सिंह का जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो कि आपके मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, GS2 के लिए इतना महत्वपूर्ण, हाँ GS1 टॉपिक 2 के लिए बहुत महत्व रखता है। कौन? ये। यानी कि ये जो इनका परिचय है इसे जानो ना जानो ये तो प्री की बातें थी, लेकिन यहाँ से जो बात शुरू होने वाली है कि कौन सी बात? कि रणजीत सिंह का प्रशासन कैसा रहा है, उनकी न्याय व्यवस्था कैसी रही, उनकी भू राजस्व व्यवस्था रही, उनकी सैन्य व्यवस्था कैसी रही, किस पैटर्न पे सारी चीज़ चल रही थी, इसकी चर्चा आपको करनी होगी। क्यों? आपसे होने वाली है इसलिए क्योंकि आपके मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी सारी बातें जितना आपने पढ़ा है वो सब प्री के लिए है। इसके पहले जो भी बंदा बहादुर से कहानी हमने शुरू किया और आपको रणजीत सिंह के इसके पहले जो मैं मिसल की बात मैंने किया, 12 मिसलों पर मेंस का एक सवाल बन सकता है कि विघटित हो रहे उस मिसलों को के खंडहर पर खड़ा होगा कौन? आधुनिक पंजाब राज्य। तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत कीजिए। तो ऐसे सवाल का जवाब आपको अब देना होगा किसके? प्रशासनिक व्यवस्था को देकर रणजीत सिंह के। अगर आप उसका आंसर ढूंढ लेते हैं, लिख लेते हैं, एक कह सकते हैं एक क्वेश्चन में मैं आपको समेटने वाला हूँ। यानी प्री की बातें खत्म, अब मेंस की एक बात होगी। और उस प्रशासन के साथ मैं प्रयास करूँगा कि पहले आपको मैं युद्ध के साथ जोड़ दूँ। यानी किसके साथ जोड़ दूँ? युद्ध के साथ। प्रशासन से पहले आंग्ल सिख युद्ध हुआ 45-46 में, जो पहला हुआ है। और उस युद्ध के अंदर कितने युद्ध हुए हैं, उन युद्ध का क्या परिणाम है उनको। लेकिन उस युद्ध के पहले आपको मैं इनके प्रशासनिक चर्चा कर दूंगा, क्योंकि रणजीत सिंह के साथ अगर उनके प्रशासन को समझ जाओगे तो युद्ध ही बचेगा, है ना। तो ये सारी बातें होने वाली हैं कब? हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप इंतजार करिए, तब तक के लिए मस्त रहिए। और आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हों तो आप ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। मैं आपसे कहूँगा मेरी बातें आपको अधिकतम बातें तभी समझ में आएंगी जब आप जितने भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं मॉडर्न इंडिया के, चाहे बंगाल के हो तो सारे के सारे लेक्चर को आप साथ कीजिए। देखिए आप पंजाब के जितने लेक्चर्स हैं उसको आप करिए। अगर आप किसी भी एक भी लेक्चर को मिस करते हैं तो शायद मुझे आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनमें क्रमबद्धता टूटेगी, आप उसमें नहीं आएगी। जो भी सुझाव आप देना चाहें दे सकते हैं। और दूसरी बात है, शेयर जरूर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। एक बात और कहूँगा मैं कि कुछ लोगों के दिमाग में चलता है कि इस वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर देखते हैं, तो ये गलती मत करिएगा, नहीं तो मैं इसे प्राइवेट कर दूंगा। उसका रीज़न है कि कुछ समय बाद मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे सपोर्ट आपसे मिलेगा नहीं। तो धन्यवाद।